Hello students, good morning. Today I explain chapter second nationalism in India. जैसा कि आप सबको मालूम है कि चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड के हमने वीडियो नोट्स क्वेश्चन पेपर सब कुछ दे दिया है। फिर भी आज सेल्फ बुक के इम्पोर्टेंट नोट्स टाइप का हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आपको चैप्टर भी समझ में आए। तो इंडियन नेशनलिज्म डेवलप्ड as a concept during the Indian independence movements for against the colonial British Raj. In this chapter, student will get to know the story from the 1920s and study about the non-cooperation and civil disobedience movements. Students will also get to explore how Congress sought to develop the national movements, how different social groups participated in the movements, and how nationalism captures and imagination of people. Learn more about nationalism in India by exploring CBSE Class 10 Social Science. So means in this chapter we study about nationalism in India, how to spread the nationalism in India. We know that nationalism first of all इन यूरोप नेशनलिज्म केम इन यूरोप। जैसा कि क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन एंड नाजिन। तो रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ आया? फ्रेंच में। और उसी से के आइडिया को लेकर के नेशन का आइडिया आया और नेशन से नेशनलिज्म का मतलब होता है कि राष्ट्र प्रेम, लव टू नेशन। जैसे हम कहते हैं कि आज हम अपने देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे ही इंडिया में हम जानते हैं कि सब क्या था। एंशियंट टाइम से लेकर के मिडिवल पीरियड, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियड में इंडिया जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे उसके रूलर थे। उसके बाद फिर इन्वेशन का दौर आया। मिडिवल पीरियड्स में बहुत से मुस्लिम शासकों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया और अपने शासन किए। फिर उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, एक ट्रेडर के रूप में आए और उसके रूलर के रूप में बन के गए। तो इन 1857 1857 की क्रांति जो सफल तो नहीं हुई, लेकिन देश के अंदर एक नेशनलिज्म मूवमेंट्स की भावना लोगों के अंदर आया। लोग यूनाइट हुए। किसान मतलब पीजेंट से लेकर के लैंडलॉर्ड्स एंड क्राउन प्रिंस एंड अदर पर्सन, सब के अंदर ये बात आई कि अब हम यूनाइट नहीं होंगे तो हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से जो इंडियन नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ कॉलोनियल राज के अगेंस्ट में, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In India, the growth of modern nationalism is connected to the anti-colonial movement. Means इंडिया में क्या हुआ? जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद अर्थात जो मूवमेंट, नेशनलिज्म मूवमेंट, नेशनल आंदोलन जो फैल हुआ, वो किसके अगेंस्ट था? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब जो ब्रिटिश पीरियड था उसको हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। कॉलोनाइजेशन ये सब क्लास 8 में आपको बताया चुका है कि इम्परलिस्ट क्या होते हैं, कॉलोनी क्या होती है और कॉलोनाइजेशन क्या चीज़ है। तो हम कॉलोनी थे और ब्रिटिश के लोग इम्परलिस्ट थे और इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। तो इसके अगेंस्ट, उस जो उनकी एक्टिविटी थी उसके अगेंस्ट में, ड्यू टू colonialism, many different groups shared bond together which were fought by the Congress under महात्मा गांधी। तो इन 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत जो है हमारे लीडर्स एक मतलब एक ग्रुप बना करके अपने मूवमेंट्स को आगे बढ़ाए, जिसके सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाया गया था W.C. बनर्जी को। फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन।
फर्स्ट वर्ल्ड वार, वी नो दैट, started 1914 and end in 1918. So the war created a new economic and political situation in the years after 1919. फर्स्ट वर्ल्ड वार में लाखों से अधिक लोग डाइड हुए थे। हमारे देश के करीब 70,000 सैनिक जो गए थे वो शहीद हुए, और वो आज वो इंडिया गेट पे शहीद स्मारक में उनके नाम लिखे भी गए हैं। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लीडर्स को अपने विश्वास में लेकर के कि इसके हमारा सहयोग करिए और हम आपको रिलैक्स देंगे, आपको आज़ादी देंगे, इसलिए हमारे लीडर्स ने इस बात को माना और फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का साथ दिया। लेकिन उसके अगेंस्ट में ब्रिटेन ने क्या किया? धोखा। तो उस वर्ल्ड वार में इकोनॉमिक मतलब आर्थिक से लेकर के पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी वर्स हो गई पूरे वर्ल्ड की कि डेब्ट में आ गया। और डॉट सूखा जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, फेमिनी जो कि उससे भुखमरी के कगार पर लोग पहुंच गए। इंट्रोड्यूस एंड द प्राइसेस ऑफ कस्टम ड्यूटीज वर डबल्ड बिटवीन 1913 to 1918. प्राइसेस ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ जो आयात शुल्क होता है, जो सीमा शुल्क होता है, उसके कीमतों में डबल बढ़ोतरी हो गई इस दौरान, which led to a very difficult life for common people, जिससे कि आम लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल जीवन हो गया। In 1918-1919 क्रॉप्स फेल्ड इन इंडिया, जैसा कि हमने भी बताया कि ना कि तो नेचुरल कैलेमिटीज़ ड्रॉट की वजह से जो है हमारे देश में उस साल सूखा पड़ गया और क्रॉप्स नहीं हुई, रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड accompanied बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और इसके रिजल्ट्स परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भोजन की शॉर्टेज हुई, भुखमरी पैदा हुई और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये भी वायरस डिजीज है। जैसे कि आज पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से त्रस्त है। कोरोना वायरस आज एक वर्ल्ड एपिडेमिक महामारी के रूप में है जो कि नियंत्रण में नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। आज भी इकोनॉमिक से लेकर के हर तरह की क्राइसिस पूरा वर्ल्ड झेल रहा है। सेम कंडीशन तो लगभग 100 साल बाद आज वही कंडीशन आई है और 100 साल के अंतराल पर ऐसी कंडीशन आती रही है। At this stage, a new leaders appears and suggested a new mode of struggle। और इस स्थिति में नए नए लीडर्स, नए नए लोग आए और संघर्ष में एक नया आयाम दिए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड स्टार्टेड द मूवमेंट्स। सत्याग्रह, जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी तो पहले ही थे, लेकिन वो चले गए थे साउथ अफ्रीका अपनी प्रैक्टिस करने, और वहाँ पे जो अपार्थीड ब्लैक और काले के बीच में भेद चल रहा था उसमें सत्याग्रह लोगों को आंदोलन का एक रूप दिए और 20 साल वहाँ रहे। 20 साल बाद जब जनवरी 15 में इंडिया लौटे तो यहाँ की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। उन्होंने 16 में पूरे कंट्री का भ्रमण किया और देखा कि कितनी लोग अलग अलग हैं, वो लोग यूनाइट नहीं हैं, और अनटचबिलिटी, छुआछूत, कास्टिज्म, जाति व्यवस्था, ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो उन्होंने फील किया कि अगर हम इन सब चीज़ों को दूर किए बिना कोई मूवमेंट चलाते हैं तो हम सफल नहीं होंगे। इसलिए उनका मेन हथियार था सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। तो सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ, किस पर था? सत्य पर, सत्य की शक्ति एंड नीड टू सर्च फॉर, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पीपुल कैन विन अ बैटल विदाउट नॉन वायलेंस। लोग बिना नॉन वायलेंस, बिना अहिंसा, मतलब विदाउट नॉन वायलेंस, बिना अहिंसात्मक ढंग से हुए जीत सकते हैं। विच विल यूनाइट ऑल इंडियंस, मतलब कि कब होंगे? जब वो ऑल इंडियन मतलब पूरे भारतीय यूनाइट होंगे।
इस तरह से इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। उन्होंने इसी क्रम में 1917 में चंपारण बिहार, जो बिहार में डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहाँ पे किसानों के साथ आंदोलन किया और जो ब्रिटिश नीति से बुरी तरह से प्रभावित थे। वहाँ प्लांटेशन, उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि आप ओपियम की खेती करिए और उसके अगेंस्ट में ओपियम की खेती करना, टी की खेती करना, ऐसे, तो उसके विरोध में गांधी जी ने उनका साथ दिया। और सेम ईयर, उसी साल ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों के आंदोलन को उन्होंने धार दिया सत्याग्रह के थ्रू। 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद और 1918 में वो अहमदाबाद में गए, जो सूती मिल वर्करों का उन्होंने सत्याग्रह करके आंदोलन में भाग दिया। नेक्स्ट है रोलैक्ट एक्ट। तो इन 1919 महात्मा गांधी लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट क्या है? रोलैक्ट एक्ट जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पास हुआ था और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनार्मस पावर, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनार्मस पावर दिया गया था कि किसी भी लीडर, किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट जो उनके अगेंस्ट मूवमेंट था उसका दमन करने के लिए पूरा पावर था। और विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के किसी को भी पकड़ करके 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। तो ये जो है इंडिया, जब कि लीडर्स हमारे सोच रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमको कुछ आज़ादी मिलेगी, लेकिन उसके अगेंस्ट हुआ और कड़ा, और मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और कड़ा रुख अपनाया। टैक्स इंक्रीज कर दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस को पूरा करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए डबल टैक्स कर दिया। तो दिस एक्ट गिव्स the government enormous power to repress political activities and detentions of political prisoners without trial for 2 years. The British government clamped down on nationalists by witnessing the outrage of the people. क्या किया उन्होंने? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लैम्प डाउन, जो हमारे नेशनलिस्ट, मतलब जो राष्ट्रवादिता लोगों के अंदर आए थे, जो यूनाइट लोग हो रहे थे, उस मूवमेंट को दमन करना चाहते थे। The British government on April 10th, police in Amritsar fired on a peaceful procession। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने शांत ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायर किया, which provoked widespread attacks on बैंक। और इस तरह से पूरा देश में जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पर अटैक हुआ। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। तो जब पूरे देश में दंगा होना शुरू हो गया तो पुलिस के नियंत्रण से, कंट्रोल, मतलब पुलिस के कंट्रोल से स्थिति बाहर हो गई, तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसमें फोर्स को पावर आ गया और उसका कमांडर जनरल डायर को बनाया गया। ऑन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट टूक प्लेस। 13 अप्रैल को फेमस है जलियांवाला बाग मास्केयर। जानते हैं कि 13 अप्रैल को पंजाबियों का मेन त्यौहार बैसाखी को मनाने के लिए, और कुछ लोग शांति ढंग से उसके अगेंस्ट रोलैट एक्ट, और जो 10 अप्रैल को हुआ था फायरिंग, उसके अगेंस्ट वहाँ पे धरना प्रदर्शन शांति ढंग से कर रहे थे। लार्ज क्राउड गैदर्स इन द जलियांवाला बाग वेयर अ फ्यू पीपुल्स केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू एक्सप्रेसिव मेजर्स while some came to attend the annual बैसाखी फेयर। जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया, बातें वही हैं। द जनरल डायर ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिस्ट पॉइंट। उसमें चारों तरफ से बाउंड्री घिरी हुई थी और एक एग्जिस्टिंग पॉइंट था, उसको बंद करा दिया और अपने ट्रूप को ऑर्डर दिया फायरिंग। तो कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें हज़ारों लोग घायल हुए, करीब 400 से अधिक लोग डेथ हुए, और एक कुआं था वहाँ, लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए और अपनी जान के बलिदान कर दिए। तो इस तरह से
यूथ वेंट ऑन स्ट्राइक, क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। इस तरह से पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, स्ट्राइक पर लोग गए, पुलिस पर अटैक किया गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया। महात्मा गांधी हैड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एज इट वाज टर्निंग इनटू अ वायलेंट वॉर। लेकिन महात्मा गांधी ने इसको मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया क्योंकि ये हिंसात्मक रूप ले रहा था। महात्मा गांधी देन टूक अब द खिलाफत इशूज बाय द ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टूगेदर। खिलाफत इशूज उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, चूँकि वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में मेनली ऑटोमान डायनेस्टी तुर्क का शासन था, और जब डिफीट हुआ ऑटोमान तुर्की शासन तो वहाँ पे जो खलीफा थे उनके पावर को कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट में मुस्लिम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और इसी के कड़ी में जो है हमारे देश में मुंबई में खिलाफत मूवमेंट आंदोलन चलाया गया, जिसके लीडर थे दो भाई अली ब्रदर्स, जिसको हम कहते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन मार्च 1919 द खिलाफत कमेटी was formed in Bombay. In September 1920, Mahatma Gandhi convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. तो गांधी जी जानते थे कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं होंगे तब तक कोई भी मूवमेंट्स उतना सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो कांग्रेस लीडरों से भी कहा कि आप खिलाफत मूवमेंट में उनका सहयोग करिए और हमको उनका सहयोग मिले। इस तरह से मूवमेंट में सपोर्ट किया और स्वराज के लिए भी आंदोलन चलाया। नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग। अब नॉन कोऑपरेशन क्या है, वाई नॉन कोऑपरेशन, क्यों ज़रूरी था ये, और क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? मीन्स असहयोग आंदोलन, मीन्स हम सहयोग नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया विथ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। गांधी जी के अनुसार उन्होंने जो फीलिंग किया कि 200 लगभग 150-200 वर्षों तक ब्रिटिश इंडिया में रूल किए, तो क्यों रूल किए, कैसे रूल किए? वो हमारे सपोर्ट से, उनको कहीं न कहीं हमारा सपोर्ट मिला। तो यही चीज़ वो जानते थे, अगर हम इनका सपोर्ट करना बंद कर दें और हम यूनाइट हों तो हम सफल हो सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज प्रपोज्ड इन स्टेज इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवार्डेड। कैसे शुरू हुआ? जो गवर्नमेंट ने कुछ महान लोगों को टाइटल्स दिए थे, उपाधियां दी थी, वो उपाधियां वापस कर दी गई। एंड बाइकॉट सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवाओं का बाइकॉट किया गया। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सब से लोगों ने इस्तीफा दे दिया, अपने रिजाइन कर दिया। स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, स्कूल से भी बच्चों ने जाना बंद कर दिया, टीचर पढ़ाना बंद कर दिए। फॉरेन गुड, विदेशी सामानों का बाइकआउट किया गया। आफ्टर मच हर्डल्स एंड कंबाइनिंग बिटवीन द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट्स, फाइनली इन दिसंबर 1920 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एडॉप्टेड। फिलहाल कांग्रेस एक बार उसमें पहले ज्वाइन नहीं होना चाहती थी, वो चाहती थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में हिस्सा मिले, भागीदारी मिले, लेकिन काफ़ी कुछ करने के बाद दिसंबर 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट किया गया। अब डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट के साथ अलग अलग स्टैंड क्या थे, लोगों की अलग अलग सोच थे। जो मूवमेंट शुरू हुआ शहरों में कुछ उसका अलग उद्देश्य था, ग्रामीण एरिया में कुछ अलग उद्देश्य था। 3 जनवरी 1921 द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन। In this movement, the various social group participated, but the term meant different things to different people. इस खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अलग अलग ग्रुप के, मतलब बिजनेसमैन से लेकर के लीडर्स, पीजेंट एंड सोशल, सब लोग जुड़े, लेकिन सबके अलग अलग ट्रेंड थे, सबके अलग अलग विचार थे, अलग अलग विचारों को लेकर के, अलग अलग मांगों को लेकर के लोग जुड़े। मूवमेंट्स इन टाउन्स, middle class started the movements and the thousands of students, teachers, headmasters left movements, governments controlled schools and colleges, सब लोगों ने रिजाइन दे दिया। लॉयर गेव अप दियर लीगल प्रैक्टिस, वो अपनी कानूनी प्रैक्टिस को छोड़ दिए। इन द इकोनॉमिक फ्रंट, आर्थिक तौर पे द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन वेयर मोर ड्रामेटिक। नॉन कोऑपरेशन जो असहयोग आंदोलन था उसका आर्थिक स्थिति में काफ़ी बुरा असर पड़ा।
द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब जब विदेशी सामान हम खरीदना बंद कर दिए तो इससे तो इकोनॉमिक असर पड़ा किस पर, ब्रिटिश पर। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन बंद हो गया था, हथकरघा उद्योग, बीवर्स, इन सब के काम को काम मिल गया और इनकी इकोनॉमिक स्थिति बढ़ी, चूँकि डिमांड बढ़ गई स्वदेशी की। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, पीपल स्टार्टेड बाइकॉटिंग फॉरेन गुड्स बट दिस मूवमेंट स्लो डाउन। लेकिन ये क्वेश्चन भी है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है और आपके उसमें भी है कि क्यों स्लोड होता गया टाउन्स में, सिटीज़ में एक पहुंचने के बाद। क्योंकि आज क्या है, आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ, पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ, सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, द्वितीय लॉकडाउन हुआ। लेकिन तीसरे लॉकडाउन, चौथे लॉकडाउन में अंत में क्या हुआ, इकोनॉमिक स्थिति इतनी डाउन होती चली गई कि मजबूरन जो है खोलना पड़ा, प्रतिष्ठानों को खोलना पड़ा, जिससे कि कुछ इनकम बढ़े। जबकि आज केसेस उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सेम ऐसे उस समय भी हुआ कि लॉकडाउन मतलब विरोध हुआ, बाइकॉट हुआ, लेकिन इकोनॉमिक स्थिति डाउन होती गई। इस वजह से अच्छा, दूसरे स्कूल कॉलेज अपने नहीं थे, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, स्टूडेंट के पास, टीचर के पास, इसलिए मजबूरन में पुनः उनको उससे ज्वाइन करना पड़ा और वकील अपना वकालत करना शुरू किए। क्योंकि खादी जो अभियान था, खादी महंगा पड़ता था लोगों के लिए और डिमांड भी पूरी नहीं हो पा रही थी। फैक्ट्री मेड क्लॉथ्स मेड्स प्रोडक्ट वर चीपर दैन खादी मेड हैंडमेड्स, सो दे वेंट बैक टू गवर्नमेंट्स स्कूल्स एंड लॉयर्स ज्वाइंड बाय गवर्नमेंट्स कोर्ट्स। नेक्स्ट है आपका द रिबिलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में क्या रिबिलियन हुआ, मतलब गांव एरिया में, ग्रामीण एरिया में कैसे विद्रोह किया, मतलब उसका विरोध किया गया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड वेयर पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांव में भी ये चीज़ फैला, किसान और ट्राइब्स जो जनजातियां थी, आदिवासियां थी, डिफरेंट पार्ट्स में फैले थे, उनकी अलग डिमांड्स थी। किसान मूवमेंट्स स्टार्टेड्स अगेंस्ट तालुकदार्स लैंडलॉर्ड्स। उनका आंदोलन किसके खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था। उनकी मांग थी हाई रेंट, जो ऊंचे रेंट थे उसको कम किया जाए। वेराइटी ऑफ अदर केसेस सीजस, इट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो राजस्व कर लिया जाता था उसमें कम किया जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार की स्थिति जो फ्री में मजदूरी कराई जाती है उसको समाप्त किया जाए। एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और ऐसे लैंडलॉर्ड जो दमनकारी नीति अपनाते थे उनका सोशल बाइकॉट किया जाए। जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920 स्टार्टेड गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। अवध प्रांत जो हमारा प्रांत है, अवध क्षेत्र में गाँव का दौरा किया उन्होंने। अंडरस्टैंड दियर ग्रीवियंसेस, और उनकी समस्याओं को समझा, परेशानियों को समझा। इन अक्टूबर ही अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर सेट अप द अवध किसान सभा। बाबा रामचंद्र की उसमें उनका अध्यक्ष बनाया गया और अवध किसान सभा का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। 300 ब्रांचेस हैव बीन सेटअप, एक महीने में 300 शाखाएं हो गई। 1921 द पीजेंट मूवमेंट वाज स्प्रेड एंड द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट वर अटैक्ड। किसान आंदोलन बड़ी तेज़ी से फैला और तालुकदार जो जमींदार होते थे, जो व्यापारी होते थे, उन पर अटैक किया गया। बाजार स्वर लूटेड, बाजार लूट लिए गए। ग्रेन बोर्ड जो थे वो समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट, इन द अर्ली 1920s a militant guerrilla movement started spreading in the Gudem hills of आंध्र प्रदेश। साउथ में क्या हुआ, 1920 से था मिलिटेंट गुरिल्ला, जैसे शिवाजी वार करते थे, गुरिल्ला वार, छिप के वार करना, एक आतंकवादी की तरह जैसे होता है। तो मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग, यस शुरू हुआ। द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन द फॉरेस्ट एरियाज ड्यू टू व्हिच देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड। गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट एरियाज, जैसे आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था फॉरेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन एरिया। तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, फॉरेस्ट में आदिवासियों का, किसानों का जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी पूरी लिविंग, पूरी जीविका उसी पर डिपेंड थी। इससे उन लोगों ने भी उसका विरोध किया। और हिल पीपुल्स रिवोल्टेड व्हिच वाज लेड बाय द अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू फेमस
वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने लीडरशिप के रूप में वहाँ के लोगों का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, हु क्लेम्ड दैट हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। और लेकिन 1924 में उनको हैंग टू किल डेथ, फांसी कर दी गई। स्वराज इन द प्लांटेशन। अब प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वाले वर्कर थे, प्लांटेशन जैसे मतलब कॉफ़ी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, टी और इन सबको हम प्लांटेशन बोलते हैं। तो इसमें स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम फ्रीडम मीन्स राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट एट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज। क्या होता था उस समय, जो मजदूर चले जाते थे उनको फिर कहीं जाने नहीं दिया जाता था, तो इस चीज़ से आज़ादी चाहते थे कि हमको अंदर बाहर और अपने गांव में जाने को मिले। फ्राम विच दे हैड कम, जहाँ से वो आए हैं, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, माइग्रेशन आपको पता होना चाहिए। माइग्रेशन होता है कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, और इमिग्रेशन जो है तो इनलैंड मतलब अपने ही घर के अंदर हम कैद हैं, समझ लीजिए कि हमें अपने गांव में नहीं जाने मिल रहा। तो एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव, जो एक्ट बनाया गया उसके तहत उन वर्करों को परमिशन नहीं मिलता था लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के टी गार्डन से छुटकारा पाना। आफ्टर दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन जब वो असहयोग आंदोलन को सुने, उसके बारे में सुने, तो वो भी उसमें कूद पड़े। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, घर की तरफ भागे, घर की तरफ चलना शुरू कर दिए, प्लांटेशन को छोड़ दिया। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, दे नेवर रीच दियर डेस्टिनेशन, कभी नहीं पहुंच सके अपने निश्चित स्थान को। दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड वर्चुअली बीटन अप, पुलिस के द्वारा पकड़े गए और उनको निर्दयतापूर्वक मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि डेथ भी उनकी हो गई। टुवार्ड्स सिविल disobedience. Civil disobedience in February 1920, the non-cooperation movement was withdrawn because Mahatma Gandhi felt that it was turning violent. जबकि non-cooperation movement that time was grew up at a peak point, अपने चरम पर था, लेकिन गांधी जी ने इसको उचित नहीं समझा क्योंकि वो वायलेंस की तरफ बढ़ रहा था, हिंसा की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए 1922 में विड्रा कर लिया। ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाई विड्रॉ। सम ऑफ द लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, क्योंकि हमारे कांग्रेस के कुछ लीडर्स में इलेक्शन चाहते थे और प्रोविंशियल काउंसिल, जो राज्य की काउंसिल परिषद थी, उसमें हिस्सेदारी चाहते। स्वराज पार्टी वाज फाउंड बाई C.R. दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी बनाई गई। इन द लेट 1920 इंडियन पॉलिटिक्स अगेन सेव्ड बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, दो कारणों से एक तरह से उसमें दोबारा एक कुछ चेंजिंग किया गया। द फर्स्ट इफेक्ट्स वाज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या था? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। एंड सेकेंड इफेक्ट वाज फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। क्या था? एक तो आर्थिक स्थिति पूरी क्राइसिस थी, सबकी डाउन हो चुकी थी, और दूसरा एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट थे उनके दाम घट रहे थे, गिर रहे थे। तो द स्टेचुरी कमीशन वाज सेटअप look into the functions of the constitutional system in India and suggest change। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेचुरी कमीशन को बनाया गया जो कि उस स्थिति का आकलन करके रिपोर्ट भेजती। इन 1928 साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन जो कि फेमस है, साइमन गो बैक आप सब जानते हैं कि लाला लाजपत राय की उसकी मृत्यु हुई थी। तो एंड इट वाज ग्रीटेड बाय द स्लोगन गो बैक साइमन। जब भारत में आया तो इसका इस स्लोगन के साथ स्वागत किया गया, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। इन द 19 दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 को द लाहौर कांग्रेस द फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। रावी नदी के तट पे लाहौर में इस मांग किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वाज डिक्लेयर्ड एट 26 जनवरी 1930 और 1930 26 जनवरी को ये पूरी तरह से
डिक्लेयर किया गया और 26 जनवरी यही डेट इसलिए रखा गया हमको कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने का। तो इसमें साइमन गो बैक में चूंकि 5 सदस्य जो साइमन बने थे इसमें कोई इंडियन नहीं था। ब्रिटिश ने कहा था कि हम इंडियन, तो जब कोई इंडियन नहीं था तो जो भी चाहते वो अपना चाहे जैसे रिपोर्ट भेजते, इसीलिए इसका विरोध किया गया। पंजाब में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय जी ने किया जो लाठीचार्ज में घायल हुए और फिर उनके 1 महीने के अंदर में डेथ हो गई, और जिसका बदला सरदार भगत सिंह और अदर ने लिया। उधम सिंह जाकर सैंडर्स को गोली मारे। द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन, उस समय इरविन था वायसराय इंडिया का, उनको लेटर भेजा अपनी 11 मांगों को लेकर के। द मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ ऑल वाज डिमांड टू एबलिश द साल्ट टैक्स विच इज कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर। यहाँ तक कि साल्ट पर भी टैक्स लग गया था कि हम अपनी मर्जी से नमक भी नहीं ले सकते, नमक भी नहीं बना सकते, जबकि ये आम लोगों के मतलब पहुँच की बात थी। आम गरीब के घर बिना नमक का कोई टेस्ट नहीं खाने में। तो द डिमांड्स नीडेड टू बी फुलफिल्ड बाय 11 मार्च और एल्स कांग्रेस विल स्टार्ट। उन्होंने कहा कि 11 मार्च तक इसको पूरा कर दिया जाए हमारी मांग, नहीं तो हम सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हम कहते हैं शुरू करेंगे। द फेमस साल्ट मार्च वाज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी अकम्पेन्ड बाय द 78 फॉलोअर्स। उनके विश्वास पाता था 78 लोग वॉलंटियर्स जो थे, जो उनके फॉलोअर। कहाँ से शुरू किया? साबरमती आश्रम गुजरात, जहाँ गांधी जी का आश्रम था, अहमदाबाद से शुरू किया। और डांडी जो कोस्टल टाउन है गुजरात का, एक तटीय कस्बा है, गांव है डांडी, वहाँ शुरू किया। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड द सेरेमनियली वायलेटेड द लॉ। और इस तरह से उस लॉ जो कानून साल्ट का कानून था उसको उन्होंने तोड़ा, मुट्ठी में नमक अपना खुद बना करके। एंड मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। आप जानते हो कि एवोपरेट हो करके साल्टी वाटर जो है एवोपरेशन हो जाता है और साल्ट रह जाता है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। करीब 240 किलोमीटर की यात्रा किया था और 24 किलोमीटर पर डे वो लोग चल रहे थे लगभग ऐसे ही। द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड साल्ट लॉ वाज ब्रोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नॉन कोऑपरेशन की तरह ये भी मूवमेंट बढ़ा, इसमें भी लोगों ने साथ देना शुरू किया। बिजनेसमैन, फैक्ट्री मालिक जो हैं और सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। फॉरेन क्लोथ वाज बाइकॉटेड, विदेशी सामान बाइकॉट किया गया। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू देना मना कर दिया किसानों ने, कहा हम कोई कर नहीं देंगे। एंड मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट लॉ वाज वायलेटेड, जो फॉरेस्ट लॉ बना था उसका भी विरोध किया गया, तोड़ा गया। इन अप्रैल 1930 अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, गुजरात साइड में जो है नेतृत्व कर रहे थे। डिस्पिल ऑफ द महात्मा गांधी उनके शिष्य थे। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड अ मंथ लेटर विच लेड टू अटैक इन ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी को 1 महीने बाद अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उनको माना गया कि ये पूरे ही देश में मेन लीडरिंग का काम कर रहे हैं। बाय विटनेसिंग द हेरोफिक सिचुएशन, और हॉरिफिक सिचुएशन मतलब एक भयावही स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि उसमें कई लीडर्स हमारे पकड़ लिए गए थे और कई को तो नज़रबंद कर दिया गया था। और इस चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर लिया, पुनः जो है बंद कर दिया। Okay, thanks students. I hope that you will read this, understand the topic clearly.
ए निक्की, अरे यार, है ही देखा बंद भाई कि ना वीडियो जो पढ़ाते रहे। हाँ बंद हो गया, ये देखो।